हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों यहाँ पर हम देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे थे, तो हमने आपके लिए 17 और 18 का कला वर्क का था जो सेकंड पेपर करा दिया है, ठीक है। और आज हम लोग 2016 का पेपर करने वाले हैं। 2016 का पेपर करने वाले, देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं आप उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस आपने जो रिवीजन कर रखा पहले आप उससे पढ़िए, ठीक है भाई। आपको जल्दी याद हो जाएगा कि हमारा पेपर जैसे कि पोस्टपोन हो चुका है कई बार, तो आपने पहले पढ़ रखा होगा। हो सकता है भाई आपको मतलब याद ना हो, तो पहले आप उसका रिवीजन करिए भाई, आपको जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर करिए फिर। और मैं जो मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, आप भाई भी देखिए कि मॉक टेस्ट में काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज हम लोग अपना जो आर्ट साइंस का है, ठीक है, आर्ट का, सॉरी यहाँ पर आर्ट का जो सेकंड पेपर है, और ये साइंस साइड वाले भी देख सकते हैं कि उनका क्या है, जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है हम लोग सामान्य ज्ञान का, उसमें आता है, ठीक है। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। मतलब साफ है, यहाँ पर कंप्यूटर का आपसे जनक पूछा गया, ठीक है। कंप्यूटर के यहाँ से आप कंप्यूटर के पिता पूछे गए, ठीक है, कंप्यूटर का जनक पूछा गया आपसे। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन आपको सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में भी एक दो देखने को मिल सकते हैं और इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। पिछले जब आपने भी 2-3 प्रैक्टिस सेट्स किए होंगे उसमें आपने देखा होगा एक ना एक कंप्यूटर क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो आप ये भी मतलब थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए 50 क्वेश्चन तो हमारे रीजनिंग हो जाएंगे ना पार्ट 2 में, तो 50 क्वेश्चन हम लोग उसके आगे कर रहे हैं, ठीक है, 50 के आगे कर रहे हैं। चलिए, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट, ठीक है, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है। पहली महिला एवरेस्ट पर्वत विजेता का नाम है, बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल। इनका पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, मतलब सुश्री बछेंद्री पाल, इन्होंने देखिए इनका पूरा ही नाम है ये। और इन्होंने क्या है 1984 में, ठीक है, इन्होंने 1984 में विश्व की सबसे ऊंची, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया था 1984 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, ठीक है, ये आपका है जो वाइट लेग हॉर्न, ये किस प्रकार की मतलब एक किस्म है, किसकी किस्म है आपको बताना है। तोतों की है, मोरों की है, या फिर कुक्कुटों की, या फिर उल्लूकों की है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहले आप खुद भी करने की कोशिश करिएगा। तो कौन सा हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा, कुक्कुटों की, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न क्या है, एक प्रकार की किस्म है, किसकी है आपकी, कुक्कुटों की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, कुक्कुट देखो क्या होता है, कुक्कुट एक प्रकार का आपका कह सकते हैं मुर्गियों, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मुर्गियों की किस्म है, ठीक है, मुर्गियों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। यहाँ पर आप लोग बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है कौन सी है, मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी, या फिर आपका चंद्रकांता संतति, ठीक है। बताइए आप लोग इसमें से कौन सा हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको आप जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए 54। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करिए और फटाफट यहाँ पर हमारे जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं सबको आप सबको शेयर करिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध कृति कौन सी है आपकी, भारत दुर्दशा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं, ठीक है, मतलब आपका है सुमित्रा नंदन पंत क्या है आपके, आपको बताना है कि किस लिए विख्यात हैं। भक्तिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, प्रकृतिवादी कवि के रूप में, या फिर आपका वीर रस के कवि के रूप में, बताइए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग स्पीड हल्की लग रही हो तो आप लोग 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, 1.5x की स्पीड में भी देख सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। चलिए 55 यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हमारे कौन, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो निष्क शब्द है इसका प्रयोग किस लिए होता था, आभूषण के लिए। किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, ठीक है, जब आपका वैदिक काल में था तो निष्क का शब्द हम लोग वहाँ पर आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग बदल गया, मतलब इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, या फिर आपका स्वर्ण सिक्का। 56 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग किसका हो जाएगा फिर आपका स्वर्ण सिक्का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, पेपर करना बहुत जरूरी है, इससे हमें क्या एक अच्छे पैटर्न का पता लगता है कि पेपर क्या आता है, किस टाइप से आता है। जब हम वहाँ पर पेपर देने जाएंगे तो हमें कुछ भी मतलब एक प्रकार का नया नहीं लगेगा, ठीक है, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर 4 से 5 वर्ष के प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेते हैं। 57 का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बताइए आप लोग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, ठीक है, किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है,
बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, पूछा गया यहाँ पर, तो आपका किसका हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। 58 का है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं आ रहे हैं, आपको फटाफट जो है आप क्वेश्चंस लगाइएगा। 58 बताइए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जिन, रत्न, कैवल्य, निर्माण। तो आपने पढ़ रखा होगा, इसमें बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, कैवल्य। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपका क्या है, कैवल्य कहा गया है। ठीक है, जो पूर्ण ज्ञान है उससे क्या कहा गया यहाँ पर, कैवल्य कहा गया। और कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद भी जो हमारे स्वामी महावीर हैं, ठीक है, स्वामी महावीर हैं कि इन्होंने क्या, केवलिन जिन अर्थात मतलब जो विजेता है, ठीक है, इनके जो है बंधन रहित कहलाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण ज्ञान के लिए कहा, यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है आपका, कैवल्य कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, जैन जैन, ठीक है, जैन तीर्थकरों के यहाँ पर क्रम में अंतिम कौन था। ठीक है, तो ये आपके कितने थे, ठीक है, ये हमने आपको बताया था कितने यहाँ पर तीर्थांकर हुए इनके, जैन धर्म में आपके 24 तीर्थांकर थे। ठीक है, 24 तीर्थांकर थे, तो इनमें से आपके 4 दिए गए हैं, इन्हें आपको मतलब बताना है कि अंतिम कौन था। अंतिम मतलब कि 24वां आपसे पूछा गया है, तो भाई आपके कौन से थे 24वें, ये हमने आपको कराया है, पिछले जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे उसमें हमने कराया हुआ है यहाँ पर। तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, महावीर। ठीक है, महावीर जी यहाँ पर हमारे क्या थे, जो जैन धर्म के तीर्थांकर हुए थे 24, उनमें से आपके जो है ये हमारे थे। ठीक है, और इसमें थे देखिए ऋषभदेव को, इन्हें क्या है, इसका जो है मतलब क्या संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 24 में हमारे कौन से थे, 24 में कौन से थे आपके, ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है, कौन से हो जाएंगे हमारे, महावीर स्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। 60 हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन हम हिस्ट्री में कर चुके हैं, आप लोग बताइए यहाँ पर किसने पढ़ा था। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने यहाँ पर सबसे पहले इनके शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, और अभी तक दोस्तों, अभी तक अशोक के 40 से, ठीक है, 40 से भी अधिक अभिलेख जो हैं प्राप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो ये तो आपको पता ही होगा, चाणक्य का अन्य नेम यहाँ पर क्या था, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यहाँ पर बताइए आप लोग, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। क्या था, विष्णुगुप्त था। चलिए 62 है, निम्नलिखित चार ग्रंथों में से विश्वकोश ये ग्रंथ कौन सा है, अमरकोश। बताइए आप लोग 62। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। आप लोग पहले ना खुद बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए विश्व, यहाँ पर पूछा है कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है आपका, कौन सा हो जाएगा आपका 62 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अमरकोश। ठीक है, अमरकोश हो जाएगा, जिसकी रचना किसने की थी, आपकी अमर सिंह ने की थी, जिसकी रचना किसने की थी, अमर सिंह ने की थी। ठीक है, अमर सिंह ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, थोड़ा तेज़ी से करिएगा। 63 यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज़ को आरंभ किया। फारसी त्यौहार जो है आपका नौरोज़, जो कि फारसी त्यौहार है, इसे किसने आरंभ करवाया था। ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। 63 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलबन हो जाएगा। इसने फारसी रीति रिवाज एवं परंपराओं को अपनाया था। इसने क्या किया था, फारसी रीति और यहाँ पर मतलब उनकी परंपराएं थी, उसे अपनाया था किसने, बलबन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह ने यहाँ से आपको बताना है किस स्मारक का इसमें से इन्होंने निर्माण इनका करवाया था। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, दिल्ली का किला एक कोहना मस्जिद, जौनपुरी की अटाला मस्जिद, या फिर गौर की बड़ा सेना मस्जिद, या फिर आपका सोना मस्जिद, या फिर दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दिल्ली का किला ए कोहना मस्जिद। ठीक है, इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, आपको बताना है इसमें से, तो क्या कहाँ किया गया था। 65 का आप लोग बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग 65 का। ठीक है, 65 का बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। आपका सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपने
थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी रखी होगी, वो हमारा पेपर वैसे ही 9 अगस्त को होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आप लोग फटाफट क्या है, जितने से अधिक क्वेश्चन आपको मिले उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है। और हम जो मॉक टेस्ट करा रहे हैं वह भी करिए, बाकी आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसे भी कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर 65 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर हमारा 66 क्वेश्चन नंबर है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। और क्वेश्चन में गलत करके नहीं आना है, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान से देना, और टाइम हमारे पास काफ़ी होता है, ठीक है। तो आराम से आप अच्छे से करके आइएगा क्वेश्चन, और जो है ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग 66 का क्या हो जाएगा, पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, आप 66 का आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, 66 का बी से हो जाएगा। क्या नाम है इनका, सत्यशोधक समाज, ठीक है, सत्यशोधक समाज। वहाँ कहा था, देखिए महाराष्ट्र के समाज सुधारक जो हमारे ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, उन्होंने क्या है कुछ जातियों के पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए उन्होंने 1873 में, ठीक है, 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ पर क्या था, 1873 ईस्वी में इन्होंने जो है एक सत्यशोधक मंडल की स्थापना की थी, ठीक है, सत्यशोधक क्या है मंडल की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 67 है। चलिए हमारा 67 क्वेश्चन नंबर है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब घुमा देते हैं आपको, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो आप पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं या फिर आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन हम इसमें अटक जाते हैं कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है, हमें ही नहीं समझ पाते, ठीक है। तो आप टाइम काफ़ी है आपका, ठीक है, 3 घंटे काफ़ी होते हैं, तो वहाँ पर आराम से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी। तो 66 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1835 हो जाएगा, मैकाले के मिनट, ठीक है, 1835 हो जाएगा, 1835 के मैकाले के मिनट। या आपका डायरेक्टली, ठीक है, अभी कैसे पूछ सकता है, एक्ट मैकाले से पूछ सकता है कि आपका जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली थी इसकी नींव किसने मतलब किसके द्वारा पड़ी थी। तो आप बस ये ध्यान रखिएगा, मैकाले के द्वारा पड़ी थी, ठीक है, मैकाले के द्वारा पड़ी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, तो क्वेश्चन में पूछने का तरीका बदल सकता है, बाकी आंसर तो हमारा वही रहेगा। चलिए 68 है, बताइए आप लोग 68 क्या हो जाएगा, भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, ये उपयुक्त विवरण है, ठीक है। बताइए यहाँ पर 68 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ पर, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए 68 का ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, ठीक है, जमुना लाल बजाज, ठीक है, क्या है, जमुना लाल बजाज। यहाँ पर जमुना लाल बजाज क्या थे, ये भारत के प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी, ठीक है, प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी, बैंकर कांग्रेसी नेता तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। मतलब कि ये हमारे भारतीय कपड़ा व्यापारी भी थे, ठीक है, बैंकर भी थे, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी यहाँ पर थे। कौन, हमारे जमुना लाल बजाज, ठीक है, क्या है, जमुना लाल बजाज। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हुआ इसमें उन्होंने क्या कहा, भाई अपनी उपाधि वापस कर दी। तो यहाँ पर ये बताना कि उन्होंने इन्हें मतलब कौन सी उपाधि दी थी, ठीक है, कौन सी उपाधि इन्हें दी थी। बताइए यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, कैसर ए हिंद, ठीक है, इन्हें इसकी उपाधि दी गई थी जो कि इन्होंने जब असहयोग आंदोलन मतलब हुआ था, ठीक है, असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर वापस कर दिया इस उपाधि को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। आपको पता है राष्ट्रपिता बापू, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है आपको महात्मा गांधी को जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, यहाँ पर श्री राजगोपालाचार्य, आपका डी आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ठीक हो सकता है किसी को स्पीड धीरे लग रही हो, किसी को तेज़ लग रही हो, ठीक है, तो तेज़ तो मुझे लगता नहीं है, मैं आराम से आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ। और किसी को जल्दी करने तो आपका अपनी यूट्यूब की स्पीड बढ़ा सकता है, ठीक है, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए यहाँ पर, ठीक, 1.5 या 2x कर लीजिए, आपका वीडियो जल्दी जल्दी चलने लगेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, किस द्वीप का खंड था। 71 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा, जम्मू द्वीप, ठीक है, क्या हो जाएगा, जम्मू द्वीप। बौद्ध, और वैसे भी बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है, ठीक है, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में आपका क्या है, भारत को ठीक है, भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है। जो हमारी पश्चिमी राजस्थानी मिट्टी है, ठीक है, तो उसमें किसकी मात्रा अधिक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर आपका फास्फोरस। तो 72 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
डी सही हो जाएगा फास्फोरस। देखिए यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ कि आर्ट में भी आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपनी साइंस की तैयारी अच्छी रखिए। आप जो है साइंस की मतलब जो प्रैक्टिस है टाइम है उसे भी मत छोड़िएगा। जो साइंस के या फिर यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कर रहे हैं साइंस के, तो आप लोग वह भी क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे साइंस के। चलिए 73 यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, फटाफट कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। 73 बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, ठीक है, नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 73 का आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तृतीयक कोयला, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर का क्या हो जाएगा आपका तृतीयक तृतीयक कोयला, मतलब कि आपका निम्न श्रेणी का कोयला, ठीक है, निम्न श्रेणी का आपका लिग्नाइट कोयला क्या हो जाएगा आपका लिग्नाइट कोयला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हमारी जानकारी की वर्तमान, ठीक है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में से किस में 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। 30 वर्ष तक बताइए आप लोग। 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा को करारी, ठीक है, को ककारी सॉरी यहाँ पर को ककारी कोयला, ठीक है, क्या है यहाँ पर को ककारी कोयला। 74 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और कोयला के उत्पादन की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो देखिए यहाँ पर कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा, ठीक है, भारत का जो है विश्व में आपका छठा, ठीक है, भारत का विश्व में यहाँ पर छठा स्थान है, ठीक है, भारत का यहाँ पर छठा स्थान है, और एशिया में चीन के बाद दूसरा, ठीक है, विश्व में आपका वैसे छठा है, लेकिन अगर एशिया की बात करें तो वहाँ पर चीन के बाद आपका क्या है, दूसरा स्थान है भारत का। चलिए 75 है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, ठीक है, ये आपको 4 वस्तुएं दी गई हैं, इसमें से आप बताइए कौन सी इसमें से खगोलीय वस्तु नहीं है। 75 बताइए क्या है, भंगुर तारा, ठीक है, भंगुर तारा मतलब आपका क्या है, टूटा तारा खगोलीय वस्तु नहीं है, भंगुर तारा मतलब टूटा तारा आपका खगोलीय वस्तु नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे यहाँ पर, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश के, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, चलिए कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। 76 आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बेल्जियम का। चलिए 77 है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय उपमहाद्वीप के 4 महानगर जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में है। 77 आप लोग बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, 77 आप लोग बताइएगा इसमें से अवरोही क्रम में लगाना है हमें, ठीक है, 77 बताइएगा इसमें से आपका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। अवरोही मतलब कि ज़्यादा से कम में, ठीक है, यहाँ पर बताइए ज़्यादा से कम में हमें लगाना, सबसे पहले अवरोही मतलब ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, ठीक है, तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से, तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका क्या है, बम्बई में, फिर कलकत्ता में, फिर नई दिल्ली में, फिर आपका क्या है यहाँ पर कराची में, ठीक है, ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 77 का आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बम्बई, कलकत्ता, फिर आपका नई दिल्ली, फिर आपका क्या हो जाएगा इसके बाद कराची, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कराची। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 78 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, ठीक है, बताइए इतने बड़े पद यहाँ पर इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी, ठीक है, तो यहाँ पर किस आयोग ने की थी आपको बताना है, यहाँ पर किस आयोग ने इनको समाप्त करने की सिफारिश की थी। 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, राजमत्तार आयोग, ठीक है, राजमत्तार आयोग, ठीक है, राजमत्तार यहाँ पर आयोग आपका था, जिसने IPS और IAS के यहाँ पर जो है इन्हें समाप्त करने की पर मतलब वो की थी, क्या कहते हैं, सिफारिश की थी, ठीक है। 79 आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं, ठीक है, इनके 2 ऑप्शन कहाँ गए आपके, ठीक है, ए और बी, इसके आपके शायद 2 ऑप्शन गड़बड़ हो गए। चलिए यहाँ पर 79 का ऑप्शन नंबर, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर 79 का देखिए यहाँ पर एक तो हमारा है, ठीक है, एक तो हमारा है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, मतलब कौन सा विवाद है, जो हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार में यहाँ पर आते हैं। तो देखिए एक तो आपका होगा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या फिर बी आपका राज्यों, ठीक है, राज्यों के परस्पर विवाद, या आपका सी है, देखिए सी इसमें ऑप्शन है आपका मूल, ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है,
और ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। डी है आपका संविधान के उल्लंघन में संरक्षण। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है हमारा कि मूल अधिकारों का, ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षण जो है हमारा आपका क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों के उसमें आता है, अधिकार में आता है, उच्च न्यायालय के या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, उच्च न्यायालय आपका उच्चतम न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिका प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन, क्योंकि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इसी टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका 9 पेपर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे साथी जितने भी तैयारी कर रहे हैं आप सभी को जरूर आप एक बार वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिका प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंग उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 81 है, दल परिवर्तन विरोधी विधि। ठीक है, दल परिवर्तन विरोधी विधि जो मतलब दल बदलू कह सकते हो आप। ठीक है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था। ठीक है, किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम कर दिया गया था। 81 आप लोग बताइए। ठीक है, 81 बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 81 यहाँ पर। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में है पूछा गया। ठीक है, समवर्ती सूची में है आपका, जहाँ पर समवर्ती सूची में आपका कौन सा होंगे जो आपके जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो। ठीक है, एक प्रकार से दोनों उसमें दखल दे सकते हैं यहाँ पर। तो 82 का ऑप्शन नंबर आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब दोनों अकाउंट बना सकते हैं उस चीज़ के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जरूर करना है। ठीक है, जरूर करना है। और आप लोग लास्ट में बताते नहीं हो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपके 50 में से यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही निकले, इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 83 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या डी से हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आपका सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 84 है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। ठीक है, स्फटिक यहाँ पर क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है आपका बताइए। 84 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी से हो जाएगा, एडिसन प्रभाव। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एडिसन प्रभाव। घड़ियों में देखिए प्रयोग किया है आपके, घड़ियों में जो हमारा प्रयोग होता है यहाँ पर क्या है, स्फटिक क्रिस्टल। ठीक है, जो कि आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मिनट यहाँ पर आपका क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो स्फटिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा स्फटिक क्रिस्टल होता है आपका किस पर कार्य करता है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पर कार्य करता है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसमें होता क्या देखिए, इसके कारण जो हमें घड़ियों में लगे हुए, ठीक है, घड़ियों में लगे हुए जो स्फटिक क्रिस्टल होते हैं आपका चमकते हैं, जिससे हमारे रात के अंधेरे में भी घड़ियों में समय देखना हमें संभव हो जाता है। ठीक है, अंधेरे में भी हम क्या इसमें समय देख सकते हैं। चलिए 85 है आपका, 85 ये है कितना, ठीक है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, तापमापी एक ही रहेंगे। मतलब आपसे पूछा गया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका दोनों मतलब एक समान कब होंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों आपका एक ही समान रहेंगे। तो इसमें देखिए आपको मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है ये शायद हमने किसमें आया था, ये किसी पार्ट में आया था, हमने प्रैक्टिस सेट जब मॉक टेस्ट करे थे उसमें आया था शायद। तो इसमें देखिए -40 आया था। ठीक है, आपका किस टाइप से हमारा ये -40 आया था। ठीक है, -40 आया था। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ऐसा भी होता है आपका। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं C बराबर F - 32 × 5/9। ठीक है, 5/9। तो इसमें आप जब C की जगह F रखेंगे, ठीक है, या फिर F की जगह C रखेंगे, तब आपका जो आएगा वह -40 आएगा। ठीक है, -40 आएगा, जो कि हमारा क्या होता है आपका दोनों में ही यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, किस तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमाप में एक ही होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है -40। 85 का ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, और कई परीक्षाओं में लगातार आपका पूछा भी जा रहा है। चलिए 86 है यहाँ पर, साबुन के पतले झाग में, ठीक है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। आपने देखे होंगे कि साबुन का हमारे पतले झाग में उसमें चमकदार रंगों बन जाते हैं, तो वह किस परिघटना का परिणाम है, आप मतलब वह क्यों बनते हैं बताइए आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण हमें क्या है, वह चमकदार रंगों का बनना, उसमें से ये प्रघटना का परिणाम है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपने इन चीज़ों को पढ़ रखा होगा। ठीक है,
चलिए 87 है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से आप लोग बताइए, इसमें से जो मतलब काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूने होते हैं, ठीक है, उनका काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है। आपको 87 का बताना है, ठीक है, 87 का बताना कौन सा हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए, ये हमने आपको लिए बताया, जो भी हमारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको हमें मतलब ये पता करने के लिए कि भाई कितनी पुरानी है, ठीक है, कितना उनका समय काल मतलब कितना हो चुका है, वह कितनी पुरानी है। इस किस चीज़ का यूज किया जाता है, कार्बन 14, ठीक है, किसका यूज किया जाता है आपका कार्बन 14 मतलब C14 यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है। देखिए साइंस के हमारे 3 से 4 क्वेश्चन लगभग हो चुके होंगे, और मैं इसलिए कहता हूँ आपको साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आर्ट वाले जो हमारे आर्ट वाले लोग हैं उनको साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना हमारे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे जनरली छूट जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्ति होता है, कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका गैस में द्रव। क्या होता है यहाँ पर आपका क्या होता है, गैस में द्रव, ठीक है, गैस में द्रव। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, सिरका किसका जलीय विलयन है, ठीक है, जो हमारा भाई सिरका किसका जलीय विलयन है। ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू का अम्ल, या फिर आपका एसिटिक अम्ल, या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। फटाफट चलिए करते हैं हम, 10 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड। चलिए, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना होती है, ठीक है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 90 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 6 से 7, ठीक है, कितना 6 से 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है, ठीक है, हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। यहाँ पर आपको बताना है 91 का ऑप्शन ही शायद हम लोग ये हम लोग हिंदी में भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर बताइए आपको क्या होगा 91, ठीक है, 91 पूछा है, हम लोग हिंदी में कर चुके हैं। यहाँ पर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 91 का क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बंगाली, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका बंगाली यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है, इसमें से कौन एलिमेंट नहीं है आपको बताना है, ठीक है, कौन सा इसमें एक एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोजन, चांदी, तांबा, पीतल। 92, ठीक है, 92 यहाँ पर बताइए कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपका 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो हमारा पीतल है, पीतल भाई आपका क्या है, एक तत्व नहीं है, और बाकी हमारे जो तीनों हैं भाई हमारे क्या है, एक तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ब्रोमीन में से कौन अधातु है। देखिए हमें लगता है 2016 में तो आपके बहुत ही साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, 2016 में आपके साइंस से रिलेटेड बहुत ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम 2020 का देने जा रहे हैं, तो इसमें पता नहीं आपका साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप साइंस की प्रैक्टिस शुरू करते रहिएगा। 93 बताइए यहाँ पर क्या होगा आपका, 93 बताइए यहाँ पर कौन अधातु है, इसमें से बताना आपको कौन एक नॉन मेटल है, मतलब कौन एक अधातु है। तो देखिए ब्रोमीन, सोना, चांदी और हमारा क्या है लोहा। तो 93 का ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा, जो हमारा ब्रोमीन है भाई एक अधातु है, और बाकी हमारी सभी क्या है धातु हैं, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हमारा कौन सा तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 था। अब करते हैं हम लोग 94, ठीक है, क्या करते हैं 94 अकार्बनिक ठोसों, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो हमारे अकार्बनिक ठोस होते हैं, यहाँ पर अकार्बनिक ठोसों में ठीक है, उपस्थित जो घटक होते हैं उनका शुद्धिकरण हम किस विधि द्वारा कर सकते हैं। बताइए आप लोग इनका शुद्धिकरण हम लोग किस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि आपका क्रिस्टलन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्टलन हो जाएगा। इनका क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनके घटकों का पृथक्करण मतलब पृथक्करण, यहाँ पर इनका क्या कर सकते हैं आप लोग शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग शुद्धिकरण, इसमें से शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ रखा होगा। क्या होगा हमारा रदरफोर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एक मिनट, यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। ईंट पर नाच आप सभी लोगों ने सुना होगा, ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच, मतलब आपको क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, यहाँ पर न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, आयतन तथा त्रिकोणों में से कौन सा एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश देखिए मतलब मुझे लगता है ना इन्होंने तो पूरा साइंस का उठा लिया, आपका इसमें से साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए, इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, ठीक है, साइंस के इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। 96 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जो हमारा त्वरण है, ठीक है, जो हमारा त्वरण है वह हमारा क्या है एक सदिश राशि है, बाकी आप क्या है यहाँ पर
अदिश राशि हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका, ये तो आपको याद ही करना होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ए से हो जाएगा 25 नवंबर 1974 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? 98 का आप लोग बताइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाइट, ठीक है, बाइट। मतलब देखिए कंप्यूटर से है जरूर आपका 8 सेट का, लेकिन इसमें क्या कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और हमारा जो साइंस है उसके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ जो हमारे 8 12 है ग्रुप, मतलब उसमें हमारे सिर्फ वही आएंगे। क्वेश्चंस कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है, एंट्रेंस है ये, ठीक है, हमारे बेट का एंट्रेंस इसमें कहीं से भी आ सकते हैं। इसमें से बताना हमें कि भारत में नदी पर इसमें से आपका मतलब कौन सा सबसे लंबा पुल है, ठीक है, कौन सा सबसे लंबा पुल है इसमें से बताइए। 99 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु, जो आपका क्या है, गंगा नदी पर यहाँ पर बना हुआ है। आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए बना हुआ है, तो इसमें से कौन सा एक सबसे लंबा पुल है? तो ये हमारा ये सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई कितनी है, 5750 मीटर, 5750 मीटर, ठीक है, 5750 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है जो हमारा लास्ट है, कोई बात नहीं, ऊपर मत जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? आप बताइए, क्वेश्चन हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कितनी बार कर चुके हैं बताइए। यहाँ पर हरित क्रांति का श्रेय किसे किया जाता है? ये तो गलत, आपका जाना ही नहीं चाहिए, 100 का डी से हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, हमारे भारत में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इनको पूरा श्रेय जाता है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 1967 से 1968 में हुई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी बेहतर बनाते रहिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी हमारे साथ के जितने भी हम साथी कर रहे हैं उनको आप जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको आपको सभी को शेयर करना है, ठीक है, लिख लीजिए, सभी को शेयर करना है जो भी हमारे बीएड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।